ज्योतिष केवल षोडश वर्ग या फिर कुंडलियाँ निकालती, मेरा करियर कैसा होगा, जॉब लगेगी नहीं लगेगी, शादी होगी नहीं होगी, ये 0.1% ज्योतिष है। सब कुछ तो ज्योतिष ही है। ज्योतिष को वेद का पंचमंग कहा जाता है। ज्योतिष को वेद का आँख बोला जाता है कि वेद की जो आँखें हैं वो ज्योतिष है। आजकल जैसे इन द कंटेम्प्रेरी मॉडर्न वर्ल्ड काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि दिस इज़ ऑल फेक या सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है, अरे ये सब तो सिर्फ बिजनेस है। और काफ़ी लोगों ने इसी पर्पस से ही एक्चुअली इसको एक बिजनेस बना रखा है। इट्स अ बिग ह्यूज बिजनेस। तो कैसे पता चले या कैसे डिफ्रेंशिएट करें अगर किसी को गाइडेंस लेनी हो कि आगे लाइफ में क्या करें या हमारे लिए क्या पाथ सही रहेगा, क्या नहीं रहेगा, या अपने लिए कुछ भी प्रेडिक्शंस करानी हो, तो कैसे पता चले कि हम सही एस्ट्रोलॉजर के पास हैं या नहीं है? इज इट साइंटिफिक, कोई कुछ लॉजिकल है इसमें, या सिर्फ एक ये मान्यता है कि बस लोग मान रहे हैं? एस्ट्रोलॉजी इज यूज्ड फॉर प्रेडिक्शन एज वेल एज द टैरो रीडिंग। टैरो रीडिंग भी हम प्रेडिक्शंस के लिए यूज करते हैं, पर दोनों में डिफरेंस आपके हिसाब से क्या है? When somebody comes to you for tarot reading and then you spread your cards and then you ask them to choose one, तो ये ऐसे नहीं है कि जैसे छोटे बच्चे बस खेल रहे हैं और बस ऐसे तुक्के में एक कार्ड आ गया और उस कार्ड का क्या सिग्निफिकेंस है आपने उनको बस एक्सप्लेन कर दिया। मतलब isn't it really random कि कुछ भी आ सकता है ऐसे, तो बस एक तुक्का हो गया ये तो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्लैनेट तावे। माय नेम इज श्वेता बजाज और आज हमारे साथ एक नहीं बल्कि शो पर हैं 2 गेस्ट और ये एपिसोड होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। द फर्स्ट वन इज़ मिस शोमा चैटर्जी, हु इज़ अ सर्टिफाइड रेकी ग्रैंड मास्टर टीचर, एनर्जी हीलर, मेडिटेशन ट्रेनर, टेरो रीडर एंड अ हैप्पीनेस कोच। इनकी एजुकेशन बैकग्राउंड तो मास्टर्स इन बैचलर्स एडमिनिस्ट्रेशन है। She has been also working with the corporates for almost 16 years. But कैसे ये turn and twist आया, what brought her into a totally different field, we'll find out about that. और हमारे साथ है आचार्य नितांशु अंगिरा जी। इन्होंने 50,000 से ज़्यादा कुंडलियाँ देखी हुई हैं और हम इनसे एस्ट्रोलॉजी के बहुत से रहस्यों के बारे में जानेंगे। Welcome to the episode, both of you, and I'm very, very privileged to have both of you on the show today. Thank you so much for having us. शोमा जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। तो आपका हम जर्नी जानना चाहेंगे कि आप यू आर एन MBA, यू हैव वर्कड इन द कॉर्पोरेट सेक्टर फॉर मोर देन 16 years. सो हाउ दिस ट्रांजिशन हैपेंड कि आप एकदम से अपना जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वहाँ से यू गॉट डाइवर्टेड एंड यू आर नाउ अ रेकी हीलर, यू आर अ मेडिटेशन ट्रेनर एंड यू आर ऑल्सो इनटू टैरो रीडिंग। तो ये कैसे हुआ? The journey has been very interesting actually. मैं एक science student हूँ and then I graduated into becoming an MBA graduate, and then after that corporate life was जैसे होता है हम सबकी जैसे conditioning होती है, पहले पढ़ाई करो फिर नौकरी करो, and ऐसे ही चल रही थी ज़िंदगी। It was nice, I was very happy, successful in my work. बट अंदर से ना हमेशा ऐसा लगता था कि देयर इज़ समथिंग मोर दैट इज़ देयर समवेयर। होती है ना एक डेस्टिनी कहते हैं हम, एक कॉलिंग कहते हैं कि कुछ तो और करना है मेरे को। एंड आई डिड नॉट नो व्हाट इट वाज, सो आई ऑलवेज केप्ट ऑन आस्किंग व्हाट इज़ इट दैट विल गिव मी दैट फुलफिलमेंट एंड हैप्पीनेस। एंड 16 साल लग गए in the corporate world to figure that out until one day there was a trigger point that happened, that my mom was diagnosed with cancer. Oh my God. Yeah, and I was doing a lot of coordination, staying in Delhi, she's in Bengal. So there was a lot of distance between us. It was difficult for me to move to Bengal and take care of her. It was difficult for her to move here. So all the treatment was going on, लेकिन साथ में मुझे और कुछ करना था because अंदर बहुत guilt थी कि मैं you know I am here and she's there. So that kind of led me to actually come up in my dreams this word called Reiki. अच्छा। उसके पहले मुझे एक बहुत ही वेग आइडिया था कि कुछ तो you know something related to healing होती है, but I did not understand what it was until this word came and popped up in my dreams, and then after that I started seeing it everywhere, I started hearing it everywhere. Okay. And I became very curious. Probably that was the calling. Yeah, maybe, and that is probably the way the universe you know reached out to me. Okay. So I became very curious and I googled and I figured out
that this is a therapy that can heal people from a distance. Okay. And it is a holistic therapy which can complement anything, any existing treatment that's going on. So I said, wow, this is amazing. Let me learn this. And probably you were looking out for it because आप सोच रहे होंगे कि कैसे you are in Delhi and how can you help your mother who's back there in Bengal. So with such a Yeah. long distance, so Reiki is maybe the thing. I wasn't really looking for it, but it literally came to me. Okay. You know, I was looking for a solution. I was looking for something that I could hold on to. And that would be way more substantial than just coordinating with the doctors or coordinating on everything else with my family back there. And so that is how it actually came to me. So before learning Reiki, I used to visit the hospital very frequently because of my health. अच्छा. I would fall sick almost every month. मजाक उड़ने लगते थे हॉस्पिटल में कि अरे आज इस महीने नहीं आई आप, इस अच्छा. महीने आपका बेड बुक था, आप आई नहीं. हाँ. कुछ ना कुछ रीजन से मैं हॉस्पिटल जाती ही थी. Probably because corporate sector में work pressure इतना बहुत होता है स्ट्रेस था and hectic routine. आई वुड वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स. तो मेरे बैक में बहुत पेन होता था एंड आई वुड कीप ऑन हैविंग दिस इरोसिव. बड़े बड़े नाम होते थे, यू नो, छोटे छोटे नाम नहीं होते थे. गैस्ट्राइटिस तो इरोसिव गैस्ट्राइटिस ऐसे जैसे यू नो बॉम्ब गिर रहा हो टाइप हाँ, पे, हाँ. या नॉर्मल टॉन्सिलाइटिस नहीं ना, फॉलिक्यूलर टॉन्सिलाइटिस, ऐसे बड़े बड़े कुछ रीज़न से मैं हॉस्पिटल ज़रूर पहुंच जाती थी फॉर सम रीज़न. So after learning this and after starting to apply these therapies on myself, it's been about 10 years now that I haven't been to a hospital, not for myself. Okay, touch wood. Touch wood. And it's actually been very interesting. Of course, बीमार पड़ी हूँ, लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुँची है अभी तक, you know, कि इस नौबत आए कि हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़े. So it changed my life for the better, not just physically, but emotionally. करियर में बहुत इम्प्रूवमेंट्स आने लगी. मम्मी का कैंसर कम्प्लीटली हील हो गया इन 2 years. So that convinced me for learning, furthering my education in learning spirituality. So while I was working, I was dabbling with different modalities of Reiki, of angel therapy, crystal सीखा मैंने, tarot सीखा मैंने. Okay. And I was enjoying the whole learning and the changes that it was bringing in my life stage by stage. Now, do you miss the corporate thing? Sometimes, I will be frank, sometimes I do, but this is so fulfilling as my passion turned into profession now, that if I am asked whether I would want to go back to the corporate, I would probably not choose that. I would This has probably filled want to you in. continue. Oh yes, I love doing what I do. आचार्य जी, हम आपके बारे में जानना चाहेंगे. You are so young and at such a young age आपने 50,000 से ज़्यादा कुंडलियाँ देख ली हैं. बिल्कुल. और आपने ज्योतिष विद्या भी प्राप्त करी हुई है. तो आपका कैसे एस्ट्रोलॉजी की तरफ झुकाव रहा, कैसे शुरू हुआ ये सब, और आपने कब शिक्षा प्राप्त करी, कब से शुरू किया? मैं 10 साल का था उस टाइम पे. मेरी 5th क्लास कंप्लीट हो गई थी. तो ब्राह्मण फैमिली से हैं. तो ये था स्टार्टिंग से कि किसी न किसी एक को शास्त्रों को सीखना होगा. ओके. हाँ. तो मैं सबसे बड़ा था फैमिली में, तो मुझे चुना गया ईश्वर के द्वारा या फिर किसी भी आशीर्वाद पूर्वजों का कैसा भी रहा हो, तो मुझे चुना गया. उसके बाद में मेरी कोई इच्छा नहीं थी. मैं बहुत ही अच्छा था अपनी पढ़ाई में, जो चल रही थी उन स्कूल कॉलेजेस की टाइप की, मैं बहुत ठीक था. लेकिन मुझे भेज दिया गया गुरुकुल. गुरुकुल भी भेजा गया गंगा के किनारे, बिल्कुल चारों तरफ जंगल थे, मतलब एक प्राचीन गुरुकुल कहें तो उस गुरुकुल में मुझे भेज दिया गया. 6th क्लास से मेरा वहाँ पे उन्होंने प्रवेश करा दिया. उसके बाद में तब 1 साल तक बिल्कुल भी मन नहीं लगा. तो फिर मैंने वहाँ से आने के लिए बोला घर पे. अच्छा. कि मैं नहीं पढ़ना चाहता ये सब कुछ. हाँ. वहाँ कोई दोस्त नहीं मेरा बिल्कुल भी, सभी लोग बिल्कुल अलग. जिससे बोलना है हम किसी से तू कह करके नहीं बोल सकते वहाँ पर. आप या फिर गुरुजी नया हैं. माहौल, नए हाँ, नियम, उसके तो बाद में एडजस्ट होने में वहाँ पर time खाने में बिल्कुल भी कोई मसाला किसी तरीके का नहीं. प्रातःकाल में 3 बजे उठना सुबह को, चाहे सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो. Strict कोई मतलब routine? नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था. ओके. उसके बाद में ऐसा नहीं था कि कुछ बहाना कर दो कि ये हो गया. ट्राई भी किया 1-2 बार बहानों के लिए, बहुत छोटे थे तब, कि आज बुखार हो गया या फिर कुछ भी है, लेकिन नहीं चलते थे. गंगा स्नान करने के बाद में, अब जनवरी में गंगा स्नान करना, पानी भी एकदम बिल्कुल जमा हुआ रहता है. बिल्कुल. तो उसके बाद मैंने घर आने के लिए जिद की, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने मुझे वहीं पर छोड़ा. उसके बाद में जब मैं उत्तर मध्यमा 2य वर्ष में आया, मीन्स 7th 8th क्लास में आया,
तो वहाँ पे ज्योतिष का सब्जेक्ट जो था वो ओपन हो गया उसके बाद में। ओके। उससे पहले वेद ही पढ़ा रहे थे, यजुर्वेद खासकर पढ़ाया जाता है व्याकरण के साथ में। तो यजुर्वेद की तरफ भी झुकाव था क्योंकि मंत्र थे उसके अंदर, बहुत ही एनर्जेटिक मंत्र हैं। अच्छा। लेकिन जब ज्योतिष के बारे में मालूम पड़ा कि इससे हम किसी भी व्यक्ति को नई राह दिखा सकते हैं या फिर बहुत सारे इसके यूजेस हैं, और ज्योतिष इज़ नॉट ऑल अबाउट किसी की कुंडली बना दी या फिर उसका फ्यूचर कैसा होगा। अच्छा। सब कुछ ज्योतिष के आधार पर है। ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या चीज़ें घटित हो रही हैं, सब कुछ ज्योतिष है। ज्योतिष केवल षोडश वर्ग या फिर कुंडलियाँ निकाल दी, मेरा करियर कैसा होगा, जॉब लगेगी नहीं लगेगी, शादी होगी नहीं होगी, ये 0.1% ज्योतिष है। तो मुझे रुचि आई फिर ज्योतिष में कि ये तो बहुत ही खास है। ठीक है। मैंने पढ़ना स्टार्ट किया धीरे धीरे। उसके बाद में मैंने फिर बनारस के बहुत सारे विद्वान हैं, फिर मैंने वहाँ से ज्योतिष के लिए सीखा। तो मैंने फिर आरंभ किया भृगु संहिता, जैमिनी सूत्रम, ये सबसे बड़े ग्रंथ ज्योतिष के माने जाते हैं, वराहमिहिर संहिता। अच्छा। हाँ, तो इनके अंदर जब मैंने देखा तो फिर ये एक आश्चर्यचकितता आई कि सब कुछ तो ज्योतिष ही है। ज्योतिष को वेद का पंचम अंग कहा जाता है, ज्योतिष को वेद का आँख बोला जाता है कि वेद की जो आँखें हैं वो ज्योतिष है, और सबसे मेन यही है ज्योतिषा, ज्योति अर्थात प्रकाश, जो हमको प्रकाश दिखा दे आने वाले जीवन के लिए कि क्या है, तो वो ज्योतिष है। पर आजकल जैसे इन द कंटेम्प्रेरी मॉडर्न वर्ल्ड काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि दिस इज़ ऑल फेक, या सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है, अरे ये सब तो सिर्फ बिजनेस है। और काफ़ी लोगों ने इसी पर्पस से ही एक्चुअली इसको एक बिज़नेस बना रखा है। इट्स अ बिग ह्यूज बिजनेस। तो कैसे पता चले या कैसे डिफ्रेंशिएट करें अगर किसी को गाइडेंस लेनी हो कि आगे लाइफ में क्या करें, या हमारे लिए क्या पाथ सही रहेगा, क्या नहीं रहेगा, या अपने लिए कुछ भी प्रेडिक्शंस करानी हो, तो कैसे पता चले कि हम सही एस्ट्रोलॉजर के पास हैं या नहीं हैं? आज के टाइम पे ये जानना पहचानना बहुत मुश्किल है कि सही एस्ट्रोलॉजर कौन है। अच्छा। हाँ, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ज्योतिष को पहचानना कि सही एस्ट्रोलॉजर कौन है, सबसे ज़्यादा आज के समय पर अचंभ भ्रम में डालने वाला कार्य है। बट इज इट साइंटिफिक, कोई कुछ लॉजिकल है इसमें, या सिर्फ एक ये मान्यता है कि बस लोग मान रहे हैं? नहीं, ज्योतिष इज लाइक घर, हमारा घर है। हमारा घर हमको क्या देता है? सुरक्षा, सुरक्षा सबसे पहले। हाँ। दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य है। अगर हम अपने घर के अंदर हैं तो सर्दी से, गर्मी से, बरसात से हम बच सकते हैं। हाँ। ज्योतिष हमारे घर की तरह है। अच्छा। सबसे पहले ज्योतिष हमको सुरक्षा देती है, फिर ज्योतिष देती है हमको स्वास्थ्य। किन चीज़ों के आधार पर? शास्त्रीय आधार पर, तर्क के आधार पर, प्रमाण के आधार पर। ज्योतिष के अंदर तर्क हैं, बहुत सारे तर्क चलते हैं आजकल। सिद्धांत हैं, सिद्धांत अर्थात फॉर्मूला, सूत्र ज्योतिष के। तो ज्योतिष एक विज्ञान है। ज्योतिष साइंटिफिक है या नहीं, ये क्वेश्चन तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ज्योतिष ही एक विज्ञान है। अच्छा। महर्षि भारद्वाज का एक ग्रंथ है विमान शास्त्र करके। कौन सा? विमान शास्त्र। विमान शास्त्र। उसके अंदर 2 लाख तरीके से ज़्यादा विमान बनाने के तरीके लिखे गए हैं ज्योतिष के आधार पर। अच्छा। और कब लिखे गए हैं? हज़ारों साल पहले। और विमान कब आए? हमारी आधुनिक दुनिया में 400-500 साल, शायद इतना ही हो गया होगा, है ना। तो उसके अंदर पूरा ज्योतिष है। ज्योतिष हमको सुरक्षा प्रदान करता है, व्यक्ति को मार्गदर्शन। अगर आप उलझे हुए हैं अपने क्षेत्र में, अपने जीवन में, मुझे क्या करना चाहिए, या फिर 2 रास्ते हैं, किस रास्ते पर जाना चाहिए, क्या मेरे लिए ठीक है, क्या नहीं है, क्या मुझे इसके साथ में ये कार्य करना चाहिए, तो ज्योतिष आपको वहाँ पर सहायता करती है। तो आपके हिसाब से एस्ट्रोलॉजी या जो ज्योतिष विद्या है वो बहुत ही साइंटिफिक है। इट्स जस्ट दैट कि हमें एक सही ज्योतिषी की ज़रूरत है रेफर करने के लिए। बट एस्ट्रोलॉजी इज़ यूज्ड फॉर प्रेडिक्शन एज वेल एज द टैरो रीडिंग। टैरो रीडिंग भी हम प्रेडिक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, पर दोनों में डिफरेंस आपके हिसाब से क्या है? Actually, tarot reading is not, it is made popular by calling it as a fortune telling tool or a prediction tool. Lekin there is a lot more to tarot than just predicting a specific future. अच्छा। एक tarot card of 78 card का जो deck है, it is a divination tool. अब divination tool क्या है? Divination क्या चीज़ होती है? Divination वो होती है जिससे हम एक insight लेते हैं अबाउट एनी सिचुएशन या क्वेश्चन। आप किसी सिचुएशन में हैं, आपको इंसाइट्स लेनी है, आपको गाइडेंस लेना है, तो आप पूछेंगे क्वेश्चंस कि क्या इस सिचुएशन में मैं क्या करूं।
तो टैरो कार्ड्स आपको उस सिचुएशन की एक जरिया है, इट्स वन ऑफ द डिविनेशन टेल अस थ्रू एन एग्जांपल, कुछ Yeah. कॉमन क्वेश्चंस आपके पास आते होंगे जैसे आप किसी बहुत बड़े संकट में फंस गए हैं, लेट्स से, एंड यू वांट टू वे आउट एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू, आपको खुद को सॉल्यूशंस नहीं पता चल रहे हैं उस संकट से निकलने का, तो आप अगर टैरो से पूछेंगे कि मैं इस संकट से कैसे बाहर निकलूं, सो देन टैरो इज़ नॉट जस्ट अ प्रेडिक्शन टूल कि आप निकलोगे या नहीं निकलोगे बाहर. अच्छा, It is basically a tool of divination which will give you insights कि step by step आप क्या कर सकते हैं या क्या हो सकता है जिसके वजह से आपका ये situation change हो जाएगा या change कर सकते हो आप. It is more of an empowering tool जिससे आप अपने आत्मा के अंदर झांक के आप अपने आप के साथ कनेक्ट करके अपने सबकॉन्शियस लेवल पे अपनी इंट्यूशन को यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें, इंसाइट्स, बहुत सारी धारणाएं या गाइडेंस ले सकते हैं. सो टैरो इज़ वेरी because it is connected to your mind, it is connected to your subconscious, it is connected to your intuition. It is not a map of your whole life. You know, it is very recent. उसकी जो गाइडेंस मिलती है. अच्छा, जैसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में आचार्य जी ने बताया कि कई हजारों वर्ष पहले ही बता दिया गया था या प्रेडिक्शंस हो गई थी. Correct. दिस इज ओनली फॉर रीसेंट This times. is, yeah, I mean, it is most, it will be as a tool used best when you want to learn about specificity or recency. Astrology has been there for I don't know how many millions of years. पर टैरो इतना पुराना नहीं है. टैरो इज़ काफ़ी पुराना है. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एंशियंट टेक्निक्स, लेकिन टैरो का हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग रहा है. सो इट इज़ astrology is a lot more vast. It is very much connected to the planets, the nakshatras. आपके जन्म के टाइम पे जैसे इन्होंने कहा कि कितने planets का planetary situation क्या था, कितने नक्षत्र आपके जन्म के टाइम पे जुड़े हुए थे, ये शायद जो एस्ट्रोलॉजर हैं उनको भी नहीं पता. तो उसका उस टाइम का पोजीशन एंड उसके हिसाब से क्या क्या रोड मैप है उनकी ज़िंदगी के उस पर्टिकुलर जर्नी का, उस सोल के उस जर्नी का क्या रोड मैप है, उससे लेकर के छोटी छोटी चीज़ों तक एवरीथिंग इट कैन गिव यू एज अ गाइडेंस. टैरो इज़ मोर अबाउट योर एनर्जीज. इट इज़ वेरी मच अबाउट यू रीडिंग योर ओन सोल. एवरी कार्ड इन टैरो इज़ लाइक योर सोल्स blueprint. You are reading your own mind, you're reading your own thoughts, you're reading your own emotions, and you are receiving guidance. But for that particular time period. Yeah. उसी ड्यूरेशन के या लिए. उसी ड्यूरेशन या रीसेंट ड्यूरेशन Recent duration के लिए. आप अगर अभी टैरो से पूछेंगे 10 साल बाद या 15 साल बाद या हज़ारों साल बाद क्या होने वाला है, शायद एक कार्ड निकले क्योंकि आप निकाल रहे हो और एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग शायद मिले, लेकिन वो कितना एक्यूरेट होगा ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि आपका माइंड 10,000 साल बाद क्या कर रहा है, किस लेवल पे है, आपकी सोल का जर्नी क्या है. It's very difficult to understand. I have one question. जैसे when somebody comes to you for tarot reading and then you spread your cards and then you ask them to choose one. तो ये ऐसे नहीं है कि जैसे छोटे बच्चे बस खेल रहे हैं और बस ऐसे तुक्के में एक कार्ड आ गया और उस कार्ड का क्या सिग्निफिकेंस है आपने उनको बस एक्सप्लेन कर दिया. मतलब isn't it really random कि कुछ भी आ सकता है ऐसे, तो बस एक तुक्का हो गया ये तो. Is everything in this world pure coincidence or there is any meaning for it? Yeah, there are meanings Yeah, to so many what things. happens is, देखो जब हम टैरो कार्ड्स को शफल करते हैं हम उसको रैंडमाइज करते हैं, बिकॉज अदरवाइज द एंटायर डेक हैज़ अ प्रॉपर ऑर्डर. तो आपको पता चलेगा कि इस पूरे चीज़ में देयर इज़ अ प्रॉपर स्ट्रक्चर टू द होल डेक. तो जब हम उस स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली एक के बाद एक चीज़ें हो जाएंगी विच इज़ वेरी प्रेडिक्टेबल. ठीक है. लेकिन हम जब कार्ड्स को शफल करते हैं, उस शफल करने का एक वन ऑफ द पर्पसेस इज टू रैंडमाइज द कार्ड्स. ओके. एंड व्हाट आर द चांसेस कि जब मैं टैरो को स्प्रेड करूँगी आपके सामने, आप वही कार्ड उस टाइम पे पिक करेंगे. कोई भी रैंडम कार्ड ही हो, लेकिन वही रैंडम कार्ड आप उस टाइम पे पिक करेंगे. What are the chances and why would you pick only that card and not the card beside that? Okay. So everything is having a specific reason because the cards are connected to, at that point in time, your energies and your mind. So when you are getting attracted to pick that one particular card from that spread, it is not random. Okay. It is your mind, eyes, emotions, hands, all of them working in sync for you to pick that one card.
because that is the message for you at that point in time, which you need to read and you need to know. So while it is randomized with the shuffling, when you pick that, that is the message for you at that point in time. जैसे मेरी ज़िंदगी में जब मुझे ज़रूरत पड़ी रेकी की, तब वो मेरे पास आई. It was random. Yeah. लेकिन it is still not very random because everything is planned out. It It's was part of meant the for you plan. for that at that particular Exactly. time. Yes, it is very much part of the plan. It is meant for you at that point in time. Okay. सब कुछ पहले से तय है. जी. सब. तो अगर सब कुछ पहले से तय है और सब कुछ लिखा भी हुआ है, तो फिर ऐसे क्यों कहा जाता है कि सब कर्मों का खेल है, इसके कर्म ऐसे थे इसीलिए इसके साथ ऐसे हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी. फिर तो कुछ करना ही नहीं जब सब कुछ प्री डेस्टिन्ड है ही, सब कुछ लिखा ही हुआ है, तो फिर किसी बात की चिंता भी क्यों करें हम. और देन व्हाट इज़ कर्मा, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा, वो कहाँ से आता है फिर? मेरे हिसाब से मैं इस चीज़ को ऐसा देखती हूँ, मे बी यू कैन एग्री नॉट. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड डेस्टिनी एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड योर फ्री विल. ओके, ठीक है, आपकी डेस्टिनी ये है कि आप फीमेल पैदा हुई हो, ठीक है. इसमें आपका कोई हाथ नहीं. दैट्स डेस्टिनी. यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. Yes. दैट इज डेस्टिनी. ट्रू. आप फीमेल हो, आप मेल हैं, मैं फीमेल हूँ, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमारी डेस्टिनी है. दिस इज डेस्टिनी. नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्री विल. अब मेरा हाइट बढ़े या मेरी वेट बढ़े या कम करूँ, ये मेरे हाथ में है. हाँ, दैट इज कर्मा. Correct? That is all what is my doing, what is my thinking. So while you have a destiny, there is an ETA from your destination, from your start point to your destination. The path that you choose among those ETAs are your karmas and your free will that you operate. जब आप free will से operate करते हैं तो पूरी कायनात में कोई नहीं आपको रोक सकता. Nothing can stop you from operating from your free will. That is the boon that humans have been gifted by the universe, God, whatever you call आप it. इस बारे में क्या कहेंगे आचार्य जी? व्यक्ति के अधिकार में केवल कर्म है, एक होता है प्रारब्ध. अच्छा. हाँ, तो बहुत सारे लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि प्रारब्ध कर्म सेम है. ठीक. कर्म 3 प्रकार के होते हैं. एक होते हैं संचित कर्म, जो कि हमने पिछले जन्म में किए हैं, वो हमारे संचित कर्म है. एक वो कर्म है जो हम इस जन्म में कर रहे हैं. ठीक है. ठीक. तीसरे कर्म की डेफिनेशन है जो हमको इन दोनों कर्मों से इनका फल मिलकर जो हम कर्म करने वाले हैं वो. जैसे कि भीष्म थे, अब सब कुछ पहले से तय था. लोग बोलते हैं गंगा में स्नान करेंगे तो पाप धुलेंगे. ठीक है. ठीक. गंगा पुत्र भीष्म थे, तो उन्होंने एक सांप को उठा करके कांटों पे फेंक दिया था. ठीक. और उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई थी. उसके बाद में जब भीष्म जा रहे थे, जब उनका समय आया मृत्यु का, तो वो बाणों की शैया पर थे. उनको इच्छा मृत्यु थी. इच्छा मृत्यु के बाद भी उन्होंने बहुत कष्ट सहा. इसको आप अपनी भाषा में क्या बोलेंगे कि वो उसी जन्म का उनका वो था, उसी जन्म में उन्होंने सांप को मारा था और उसी जन्म में वो गए. दूसरे में फिर जो हमारा प्रारब्ध होता है, सब कुछ पहले से प्रेडिक्टेड है. भगवान राम आए, वनवास गए, फिर से आकर के राजा बने. ठीक है. तो जब ब्रह्मा को भी कर्म भोगने पड़ते हैं, सब कुछ पहले से प्रेडिक्टेड है, तो फिर हमको मेहनत क्यों करनी पड़ती क्यों है? करनी पड़ रही है? ठीक है, ये हो गया. तो बिना कर्म करे भाग्य कुछ भी नहीं है. ठीक. लोग बोलते हैं सब भाग्य में लिखा हुआ है. भाग्य में कुछ भी नहीं लिखा हुआ. ये तो lucky भाग्य है. में केवल 2 चीजें Somebody, लिखी हुई हैं. हाँ, जो सक्सेसफुल हो जाता है वो तो लकी निकला. हाँ, उसका ठीक भाग्य है. अच्छा था. भाग्य में कुछ भी नहीं लिखा हुआ. भाग्य में 2 चीजें हैं, शुभ और अशुभ, बस. अच्छा. शास्त्रों के आधार से सब कुछ पहले से प्रेडिक्टेड है, तो वो हमारे संचित कर्मों के आधार पर प्रेडिक्टेड है. ठीक है. बहुत सारे लोग हैं अभी मेहनत कर रहे हैं, आपने देखा कि बहुत ही कम एज में सफल हो गए हैं. ठीक है. क्यों हो गए हैं? उनके पहले उनको जो प्रारब्ध है वो बहुत मजबूत रहा है पहले से. तो जो हम अच्छा चल रहा है हमारा समय कर्मों के आधार पर है. हमने जो मतलब कर्म महत्वपूर्ण है, कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है. धर्मयुक्त कर्म कर्म से भी प्रधान है. कर्म ही है. ऐसा भी कहा जाता है कि सब कुछ यही है, स्वर्ग और नर्क सब कुछ यही है. सब आप कुछ जो यहीं जो पर है. जो कर रहे हो वो यहीं भुगतते हैं. आपने मनुष्य का जन्म पृथ्वी पे लिया, आप गाय का जन्म भी पृथ्वी पर ही लोगे. आप किसी और जीव का जन्म भी पृथ्वी पर ही पृथ्वी पर ही लोगे. लेंगे. भुगतोगे तो यहीं पर ही. पर जैसे हमने मूवी में सुना है कि ये एक डर का बिजनेस है. इज इट ट्रू कि डराकर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, देखो गलत काम करोगे तो तुम अगले जन्म में ऐसे बनोगे, या लोग एस्ट्रोलॉजर या
कुछ भी प्रेडिक्शंस के लिए टैरो रीडर के पास कि जब उनको कुछ ना कुछ किसी चीज़ का डर होता है वो तब जाते हैं। डर की वजह से ही फिर लोग जो हैं, कुछ खोने का डर, कुछ अपने साथ गलत हो जाने का डर, उस वजह से लोग अलग अलग जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स भी पहनना शुरू करते हैं। हाँ, हमारे घर में कुछ दिक्कत नहीं हो जाए तो वास्तु के हिसाब से घर बनवाना शुरू करते हैं। इनकी शादी स्मूथली चले उस चक्कर में कुंडली बनवाकर, कुंडली मैच करके, जबकि उसके बाद भी डिवोर्स केसेस हो रहे हैं, घरों में लड़ाइयाँ हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। तो ये डर का बिजनेस है या वाकई में ये हेल्प करता है, या जो लोग इतना सब कुछ करते हैं वास्तु के हिसाब से घर भी बनवा रहे हैं फिर भी उनके घर में परेशानी है, या आई एम नॉट क्वेश्चनिंग इट, बट दिस इज़ द रियल लाइफ जो देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने वास्तु के हिसाब से अपने घर में सब कुछ बनवाया तो उसकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है और उसकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है। तो या किसी ने बहुत अच्छी पंडित जी से 2-3 पंडितों से डेट निकलवा कर शादी कराई तो उनकी शादी बहुत स्मूथली चल रही है, दोनों की आपस में बहुत बनती है, कभी कोई बहस नहीं होती, कभी कोई लड़ाई नहीं होती। ऐसा तो कभी नहीं होता। एक श्लोक है कि यद भावो तद भवति, ठीक, जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। ठीक ठीक, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी नियम है एक, ठीक, ये पुराणों से आया है, हर चीज़ पुराणों में से निकली है, प्रमाण के साथ में मेरे पास में सब होंगे। ओके हाँ, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है, आपको अभी ABCD याद होंगी, बट मैं बोलूँगा SNR पूरे याद हैं ऐसा क्या तक नहीं होंगे, ठीक है। तो ABCD आपके सबकॉन्शियस के अंदर सेव्ड है बिल्कुल, आप उनको कभी नहीं भूलोगे लास्ट तक। SNR भी तो बचपन में लर्न किए थे, हिंदी वो भी तो बचपन में पढ़े थे, बच्चे पढ़ते हैं, उनको वो याद नहीं हो पाते, वो ट्राई नहीं करते याद करने का बहुत ज़्यादा, बोरिंग लगता है ना, बोरिंग लगता है, इंटरेस्ट, ये कुछ भी कारण हो सकता है। ABCD हमारे सबकॉन्शियस में सेव्ड है बिल्कुल। तो चक्र होते हैं शरीर के अंदर, विशुद्धि चक्र, आगे चक्र, इधर होती है पाइनियल ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर जो आप डेली का मेडिटेशन करोगी 2 मिनट के लिए और मूल आधार पर ध्यान केंद्रित करोगी तो आपके साथ में अच्छा होगा, वरना आने वाले 15 दिनों में आपके साथ में कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगी बताओ मुझे, आप करोगी डेली 2 मिनट बैठोगे, है ना, नहीं तो ऐसे हो जाएगा, नहीं तो ऐसे हो जाएगा। वो चीज़ अब यार बैठूं नहीं बैठूं, बैठूं नहीं बैठूं, 2 मिनट की तो बात है, चल बैठ ही लेती हूँ, धीरे धीरे वो चीज़ आपके विशुद्धि चक्र से होकर के सबकॉन्शियस के अंदर सेव कर दी, पहुंचा दी, डाल दी अंदर। अब जब कॉस्मिक एनर्जीज से आपके दिमाग की शक्तियाँ कनेक्ट होंगी तो फिर आपकी भाषा में बताऊं तो फिर यूनिवर्स आपको वही फल देगा, वो होना ही है फिर आपके साथ में। ऋषियों ने जो चीज़ें बनाई हैं, ब्रह्म मुहूर्त को सभी मुहूर्तों का राजा कहा जाता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि उस समय कॉस्मिक रेंजेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, हमारे बॉडी की एनर्जी पूरी बहुत ज़्यादा रहती है। मैनिफेस्टेशन के लिए रात को 3 बजे का टाइम बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है, वो उस समय हमारी एनर्जीज बहुत हाई रहती हैं, कॉस्मिक एनर्जी से जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं हम। तो ये सभी हमारे जो चीज़ सबकॉन्शियस के अंदर आ गई, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, वो होनी ही है। तो हमारे जो ऋषि थे उन्होंने इन सभी चीज़ों को, डर को ना दिखा करके लोगों को, उनको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि किसी का बुरा मत करो, लोगों को हम मत सताओ और लोगों की सेवा करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, वो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको यूनिवर्स के द्वारा। आप कुछ भी ले सकते हो, हम पूजा एक की ही कर रहे हैं, ईश्वर की, उसके तरीके अलग अलग हैं सभी के। तो सभी ऋषियों ने इन्हीं चीज़ों को साइंटिफिक वे में और पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये है इन सभी चीज़ों का आधार। सोमा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि टैरो रीडिंग का क्या बैकग्राउंड है, कैसे शुरू हुआ, एंड कैसे उसमें प्रेडिक्शंस रहते हैं, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर, एंड अगर आप कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए फॉर द मंथ ऑफ जनवरी कुछ प्रिडिक्ट कर पाएँ। श्योर। सो एक्चुअली टैरो की हिस्ट्री बहुत वास्ट है और बहुत कंफ्यूजिंग है, बिकॉज बहुत सारे डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। कोई कहते हैं कि 9th सेंचुरी में चाइना में किसी ने पहली बार इस टैरो को शुरू किया था। किसी ने कहा कि बहुत सालों पहले, अगेन अराउंड द 9th और 10th सेंचुरी, इंडिया में पंजाब से लोग इटली में माइग्रेट हुए एंड वहाँ से ये चालू हुआ। कोई कहते हैं कि इजिप्ट में, बहुत एंशियंट इजिप्ट में कुछ सिंबल्स के द्वारा इस चीज़ को चालू किया गया। बट जब से ये थोड़ा सा फेमस होना चालू हुआ है, दैट वाज एक्चुअली ड्यूरिंग द रेनेसांस पीरियड, अराउंड द 14th और 15th सेंचुरी। तब एक्चुअली टैरो का जो ओरिजिन है, इट स्टार्टेड एज अ गेम। इट स्टार्टेड एज अ गेम। तब उस टाइम पे इसको तरोची गेम के नाम पे बोला जाता था। एंड इट्स वेरी सिमिलर टू द ब्रिज
that we play, the playing cards में जो bridge game होता है, it's very similar even today. इस गेम को बहुत ही noble families, जो बहुत रईस family होती थी इटली में, इस गेम को वो लोग खेलते थे. After that, as it evolved, as the card game evolved, it began to include certain symbols which began to infuse a lot of mysticism in people. And धीरे धीरे इसको फिर बाद में prediction tool में convert किया गया. It wasn't until the 18th century कि tarot बहुत ज़्यादा popularize होने लगे. क्योंकि 18th century में एक French researcher थे, I can't pronounce his name very clearly, but उनका नाम है Antoine Court de Gavillon. Okay, so Gavillon जो हैं, इन्होंने बहुत सारे रिसर्च की, इनके दिमाग में बहुत क्वेश्चंस थी about what is the origin of mankind, हमारी यूनिवर्स के साथ क्या संबंध है. He started studying the Egyptian symbols and Kabbalah, and तब उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखना चालू किया, and उन किताबों में बहुत वॉल्यूम्स लिखने चालू किया. उन किताबों में उन्होंने जिक्र किया था टैरो का. तब जब उन्होंने जिक्र किया and he became very famous, तब उनके जिक्र से लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ा और थोड़ा ये वाइड स्प्रेड हुआ. एग्जैक्टली. आज तक राइडर वेट टैरो वो ही सबसे प्रसिद्ध टैरो डेक माना जाता है और उसकी प्रेडिक्शंस होती हैं. Okay, तो आप वही यूज करते हैं? हाँ, यही correct. This is the deck. And can you predict something for 2025 January? January? Yes. Sure, I will try and do that. Yeah. I'll just take the deck and take out some cards. So I'm doing a very basic spread. I will बहुत सारे spreads होते हैं टैरो में. The cards that come out, what I'm doing right now, as you had asked, I'm randomizing the cards. Yeah. I'm shuffling the cards. Okay. And जो card निकलेंगी and जो भी हमारे viewers हैं, this card is, the cards that will come out is valid for everybody who is watching this right now for the month of January 2025. So I'm taking out the first card here. I will take out the next card. And then the third one. Okay. So this is a very basic, simple 3-card spread. Wow. So we have the 10 of Wands. Okay. We have the Queen of Pentacles. And we have the Knight of Pentacles. Okay. What does it signify? Yeah, there is a lot of significance. But in short, what I can say is कि 24 में जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जितने भी अनवांटेड इवेंट्स हुए हैं और उसको लेकर के जितने भी हमारी चिंता है, जितनी वरीज हैं, फियर है, डर है, you can leave that aside. That period is going to get over because 25 is in January especially. You are going to start afresh with a lot of positive courage and a lot of positive thinking. आप बहुत उम्मीद से ये मंथ को शुरू करेंगे and ये मंथ specifically January is going to be very prosperous. When it comes to finances, it is going to begin a lot of new financial decisions for you. हो सकता है आप ऐसे किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपके बाद में बहुत सारा वेल्थ ग्रो करे आपकी, या ऐसा कोई फाइनेंशियल गेन हो आपका जो एक मैच्योर तरीके से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बरकत लाए. So that is one very big thing that I am seeing, and you will also be very sensible with your monies and how you're investing your monies in a very positive way because दोनों ही Pentacles card आए हैं और Queen and Knight are very personality driven. So it will your financial growth will be dependent a lot on your thinking about money and how you're investing your money. So January will be a lot about planting new seeds of financial investment growth and your thinking towards success. Okay. आचार्य जी, तो आज का शो ख़त्म करने से पहले हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि 2025 हमारे व्यूअर्स के लिए कैसा रहने वाला है. देखिए 2025 जो है वो मंगल ग्रह का साल है. अगर हम इसको वैदिक शास्त्रों के हिसाब से देखें तो जिन लोगों की राशियों का स्वामी या फिर जिन लोगों के नक्षत्रों का स्वामी मंगल है उनके लिए बहुत ही खास जाने वाला है ये साल. और जिन लोगों के स्वामी मंगल नहीं है उन लोगों के लिए एक बेसिक रेमेडी है कि वो मंगलवार के दिन किसी भी लाल रंग की गाय की सेवा करना आरंभ कर दें, तो उनके लिए ये साल बहुत ही बेस्ट. हाँ, लाल रंग की गाय की सेवा करना आरंभ करें मंगलवार को, तो 2025 उनके लिए बहुत ही बेस्ट जाएगा. जितनी भी नेगेटिविटीज़ फैल रही हैं बहुत सारी कि 2 नंबर के लिए बेकार है, वृष राशि के लिए बेकार है, मेष के लिए बेकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है. बहुत ही पॉजिटिव साल है. मेहनत करो, बहुत ज़्यादा फल मिलने वाला है इस बार. मेहनत करेंगे तभी. और अपने मार्क्स को मैनेज कर लो,
तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। प्रॉपर्टी में जो लोग इन्वेस्ट करेंगे उनको फ़ायदा होने वाला है बस। और जो लोग गुस्से पर नियंत्रण नहीं है उनके लिए बेकार होगा, बस ये है। तो गुस्से पर नियंत्रण रखें ओवरऑल तो बहुत अच्छा होगा। तो ये है 2025 का सारा सिनेरियो। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो टुडे। और जाने से पहले देयर इज़ अ थैंक यू गिफ्ट फॉर यू। दिस इज़ बाय मायरा क्रिएशंस। दिस इज़ क्यूरेटेड विद लव। या and Somaji, this is for you again from Myra Creations. Thank you so much for taking time Thank you. out. Thank you so much. This is so sweet. Thank you everyone for being with us today. Hope you enjoyed this episode as much as I did. And I think हमें need है इस episode का part 2 ज़रूर निकालने की. Till then, keep spreading love. See you in the next episode.